Hello everyone, I welcome all of you to our podcast channel Super Minis Talk. As you all know that कि हम ऐसी पर्सनालिटीज को अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं जो कॉमन इंडिविजुअल्स हैं, मतलब कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी कुछ ऐसी हीरोइक क्वालिटीज हैं या उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिनसे हम सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो आज अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। जैसे हमने बॉलीवुड मूवीज में ये लाइन बहुत सुनी है कि प्यार क्या है, प्यार एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऐसे ही अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक अवसरों का दरिया है और हार के जाना है। क्योंकि बिजनेस वही इंसान कर सकता है जिसको हार, अपना फेलियर फेस करना आता है। क्योंकि बिजनेस में हर दिन आप फेल होते हो, हर पल कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट होती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने फेलियर्स को फेस करना आना चाहिए। आज जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने अपना बिजनेस, पहला बिजनेस 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया। 2 साल में वो बिजनेस फेल हो गया। उन्होंने फिर 20 साल की उम्र में अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। वो भी बिजनेस 3 साल में बंद करना पड़ा किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से। उन्होंने 5-6 बिजनेसेस किए, राइट, लेकिन कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहा। इतने बार फेल होने के बाद भी जब उन्होंने अपना नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि एक एजुकेशन सेक्टर में था, ही रन्स फ्यू लाइब्रेरीज एंड वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद अब वो फ्रेंचाइजी बिजनेस भी उन्होंने स्टार्ट किया है एंड ही इज डूइंग वेरी वेल इन दैट। सो ये छोटी सी उनके उनके बारे में, उनके इंट्रोडक्शन को सुनने के बाद हमें ऐसे लगता है कि मैं फिर कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगा। हार तब होती है जब मान ली जाती है और जीत तब होती है जब ठान ली जाती है। तो हमारे गेस्ट ने कि लाइफ का ये मंत्रा रहा है कि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी और हमेशा ट्राई करते गए। सो लेट्स आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर रवि सिंह। ये हमारे आज के गेस्ट हैं। हेलो रवि, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Hello, Aman. Thank you so much for this introduction, and thank you so much for inviting me to this podcast. And सो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हाँ हूँ जी, हाँ रवि, जी। तो ये पॉडकास्ट कैसे वर्क करेगा। सो व्हाट वी वांट टू डू इज, हमारा थीम ही यही है कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कॉमन लाइफ में से, हम्म। मतलब कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई नोन पर्सनालिटी नहीं है, हम उनको अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं और उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी सक्सेस फेलियर्स को डिस्कस करते हैं और उसमें से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी ऑडियंस या हम उन आपकी लाइफ से कुछ सीख सकते हैं, या वैसी सेम सिचुएशंस जब हमारी ऑडियंस में से हम्म। कोई फेस करता है, तो व्हाट इज द राइट अप्रोच टू फेस दोज इश्यूज, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, सक्सेस, ऑल ऑफ देम, राइट। तो हम आपके चाइल्डहुड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर चाइल्डहुड, कि आपका बचपन कैसा था, फैमिली कैसी थी, फादर क्या करते थे, सिबलिंग्स थे, किस तरीके का लिविंग स्टैंडर्ड था, स्टाइल था। सो कुछ अपने चाइल्डहुड के बारे में बताओ। तो बेसिकली अगर मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करूं तो हम यूपी से बिलोंग करते हैं। हमारा होम टाउन यूपी है और फादर अपनी जॉब के पर्पज से दिल्ली आए थे। एंड उसके बाद जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई वो प्रॉपर दिल्ली में हुई। हम तीन सिबलिंग्स हैं। एक एक सिस्टर है और हम दो भाई हैं। और मैं एल्डर ब्रदर। एल्डेस्ट हाँ, सिस्टर। एल्डर से सिस्टर एंड देन ओके। मी, देन आई हैव अ यंगर ब्रदर। और नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी। और पापा एक प्राइवेट जॉब में हैं, मदर इज़ ए हाउस वाइफ। और पापा का मेन एम दिल्ली आने का एक तो जॉब भी थी, और दूसरा ये था कि वो भी पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए कि जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। ओके। तो उन्हें लगा कि अगर हम एक मेट्रो सिटी में रहेंगे, एक अच्छे शहर में रहेंगे, तो शायद बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन वो दे पाएंगे। सो बेसिकली उन्होंने आप लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए यस। अपना
गांव छोड़ा और वो शहर में शिफ्ट यस हुए। यस ओके। एग्जैक्टली। तो हमारा बचपन नॉर्मल था, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज का बचपन होता है। मैंने जो अपनी स्कूलिंग करी वो 10th तक प्राइवेट स्कूल से मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया। और हम 3 सिबलिंग्स थे, तो 8th स्टैंडर्ड तक तो हम तीनों भाई बहन प्राइवेट स्कूल में पढ़े। बट 9th और 10th मैंने ही सिर्फ प्राइवेट स्कूल से किया, क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स को लगता था कि शायद मैं पढ़ने में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लूँ, या ओके। करियर में जॉब पढ़ाई के थ्रू कुछ अच्छा अचीव कर लूँ। सो अगर तो हम ये बोलें कि तो आप अपने सिबलिंग्स के कंपैरिजन में पढ़ाई में अच्छे थे। हाँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि शायद मेरे मतलब अच्छा भी था, और पेरेंट्स को भरोसा था कि शायद ये कुछ सो बेसिकली बेहतर कर अगर हम सकता है। इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न्स हाँ, तो के चांसेस ज्यादा मतलब हैं। ये उस एज में भी मतलब मेरे जो सिबलिंग्स थे वो कंप्लेन करते थे कि 9th और 10th में भी आप इसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम नॉर्मल एसकेवीज या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ओके। तो मैंने स्कूलिंग करी, और स्कूलिंग के बाद फिर 10th स्टैंडर्ड के बाद जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, वहाँ की फीस एंड ऑल का थोड़ा सा फाइनेंशियल चैलेंज था फैमिली में, तो वो फिर मैंने स्कूल चेंज किया। ओके। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा किया, देन फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी। डिप्लोमा किस फील्ड में किया आपने? डिप्लोमा मैंने बेसिकली आईटी में किया, गवर्नमेंट कॉलेज से ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने डिप्लोमा किया। ओके। एंड देन फिर मैंने आईटी से ही बीटेक किया। तो कैसा था लिविंग स्टाइल, स्टैंडर्ड कैसा था? नॉर्मल था या कुछ स्ट्रगल थे? नहीं, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत बहुत नॉर्मल था। मतलब एक कह सकते हो कि पेरेंट्स ने जो बेसिक नीड्स थी वो तो फुलफिल करी, उसमें कोई चैलेंज नहीं था। लेकिन ये है कि हाँ, जो मेट्रो सिटी में उस टाइम की जो ट्रेंडिंग चीज़ें थी या डिमांड में थी, तो शायद हम उन चीज़ों तक नहीं पहुँचे, या वो फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल नहीं कराई गई। बट ओवरऑल जो भी रिक्वायर्ड था, जो बेसिक चीज़ें थी, वो पेरेंट्स ने कोशिश करी कि इनको दी दी जाएँ, जाए। चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या जो भी बेसिक लिविंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड था, हम्म। वो उन्होंने किया। और जैसे मैंने बताया कि हम तीनों भाई बहन 8th स्टैंडर्ड तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, हम्म। तो हमने कभी ट्यूशन क्लासेस नहीं ली, ओके। क्योंकि हम तीनों पढ़ने में अच्छे थे, तो हम घर पे ही पढ़ते थे। मेरी मदर भी हमें शाम को बिठाती थी कि आप अपना होमवर्क करो, ओके। अपनी पढ़ाई करो। और हमारा ना एक टाइम टेबल बनता था बचपन में। मतलब बचपन में ये था कि पेरेंट्स ने हमारे ना एक टाइम टेबल सेट किया हुआ था कि स्कूल से आने के बाद हमें इस टाइम ये करना है, रेस्ट करना अच्छा। है, फिर होमवर्क करना है। शाम को हमें आधा 1 घंटा अलाउड था क्रिकेट के लिए। ओके। और मुझे आज भी याद है कि शायद बचपन में मैं कभी अपने पेरेंट्स से डांट या पिटाई पढ़ाई के लिए तो शायद कभी नहीं खाई, ओके। लेकिन मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। अच्छा। शाम को आधा 1 घंटा मिलता था, मम्मी कहती थी कि 1 घंटे आप जाओ खेलो, तो उस टाइम हम गली क्रिकेट या छोटे से हाँ। जो भी हम खेलते थे, ग्राउंड में किसी में ग्राउंड्स में जाके। किसी खेलते थे। तो 1 घंटे में कहाँ मैच होता था, हाँ। वो 1 से 1:30 कब हो जाता था, 2 कब हो जाता था। उसके लिए मैंने बहुत मतलब मम्मी से भी बहुत डांट खाई है, और पापा से भी। उसके लिए मैंने कई बार संडे को जैसे 1 घंटा अलाउ होता था, मैं 3-4 घंटे बाहर गायब रहता था। अच्छा। तो उसकी वजह से मैंने डांट खाई। बाकी हम तो पढ़ क्रिकेट का शौक था तुम्हें? क्रिकेट का शौक था तो बचपन किस में एज बहुत। तक क्रिकेट खेला? मतलब मैं 8th स्टैंडर्ड तक, जब हमारा मतलब लोकेलिटी में स्कूल था, हम्म। तब तक तो मैंने अच्छे से क्रिकेट खेला। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में मेरा स्कूल नॉर्थ ईस्ट की एक लोकेलिटी में हम रहते हैं, तो स्कूल थोड़ा डिस्टेंस पे डिस्टेंस पे हो गया। शिफ्ट हो गया। बुराड़ी में एक स्कूल है, तो वहाँ पर हमारा स्कूल मेरा स्कूल शिफ्ट हो गया। तो फिर 3 बजे 3:30 बजे हम स्कूल से आते थे, बिल्कुल सुबह 7 बजे जाना, तो थक जाते थे। अच्छा। फिर 9th क्लास में सिलेबस भी ज़्यादा था, तो टाइम नहीं मिलता था। और संडे को भी फिर इतना ज़्यादा हम पढ़ाई में इन्वॉल्व थे कि फिर संडे भी पॉसिबल नहीं हो पाता था कि क्रिकेट खेलें। फिर तो 8th के बाद 10th के समर मतलब बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो छुट्टियां मिलती हैं, समर वेकेशन कह लो आप, ओके। उस टाइम फिर दोबारा से रीइनिशिएट किया। लेकिन फिर तब क्रिकेट से फिर देखने में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया, फिर खेलना तो अच्छा, तो कभी छूट ही ये नहीं गया। सोचा, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया कि तुम क्रिकेट कैसा खेलते हो, अच्छा खेलते हो तो विल सपोर्ट यू, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली वो नहीं कभी पेरेंट्स तुमने सोचा हो कि मुझे अपना करियर क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में बनाना है, नहीं मुझे स्टडीज में नहीं बनाना, ऐसा कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम ना पेरेंट्स मतलब मेरे फादर की स्पेशली की ये मेंटालिटी थी कि अगर हम दिल्ली आए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो जो भी करियर आपने बनाना है वो पढ़ाई में ही बनाना है। अच्छा। और हम इतनी दूर मतलब मेरे फादर इतनी दूर अगर आए हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप उसको
अच्छी पढ़ाई करके लाइफ अच्छा, में तो उन्हें कहीं ये लगता था स्टेबल कि होके सिक्योर हो सकते हो। स्पोर्ट्स में आपकी करियर हाँ, और उनको सिक्योर लगता नहीं था है। कि स्पोर्ट्स में शायद जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अच्छा, स्टडीज। ओके। तो एंड ही कांट सपोर्ट दैट। ही कांट सपोर्ट दैट, और फिर ओके, हमें भी वो लगा, वो इन्वायरमेंट भी हमारे आसपास ऐसा था कि किसी ने स्पोर्ट्स में कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं किया था, ओके, तो हमें भी लगा कि समवेयर ये टाइम वेस्ट है, या मतलब नेवर नो ओके, कि क्या फ्यूचर होगा। ओके। तो उस फील्ड में फिर जाना नहीं हुआ, तो इसके आसपास ही था हमारा, मतलब मेरा चाइल्डहुड। अच्छा, तो एक बात और बताओ। सो मॉम ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि फादर ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे? बेसिकली जो हमने डांट मैंने जो खाई है ज्यादा, वो मदर से ज्यादा डांट खाई अच्छा, है, वैसे लेकिन लड़के जो, ज़्यादा मदर से डांट खाते हैं ज़्यादा। हाँ, लेकिन जो स्ट्रिक्ट थे वो मेरे फादर ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो आपको तुम्हें याद है कभी पहला थप्पड़, पहली पिटाई फादर से या मदर से, याद है कौन सी एज में हुई थी? मुझे ये तो नहीं याद कि कब, बट हुई थी फॉर बट श्योर। हुई थी, कई बार हुई, और अच्छा, स्पेशली खेलने के लिए, स्पोर्ट्स को अच्छा, लेके, स्पेशली खेलने के स्पेशली लिए। खेलने के लिए, पढ़ाई के लिए कभी उसके नहीं लिए हुई? पिटाई ज्यादा हुई। पढ़ाई के लिए तो मुझे नहीं याद कि शायद मैं कभी उसके लिए मैं डांट भी खाई होगी, और पढ़ने में मैं अच्छा था, स्पेशली स्कूल डेज में तो काफी अच्छा था। ओके। एंड व्हाट, अच्छा, तो ठीक है। तो आपके पेरेंट्स ने हमेशा पुश किया कि आप पढ़ो, हाँ, और एग्जैक्टली। फादर क्योंकि जॉब में थे, तो हमेशा उनकी तरफ से यही था कि तुम्हें जॉब करनी है, या ये फ्रीडम था कि जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, मतलब इफ़ यू वांट टू डू अ बिजनेस, और अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बैठना है उसके लिए भी ओपन थे, या जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए ओपन थे? किस तरीके का उनका थॉट प्रोसेस था? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो फादर थे उन्होंने हमें ना समझदार बनाया। मतलब उन्होंने इनिशियली तो जब हम छोटे थे तो वो जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की, और अच्छे डेजिग्नेशन जॉब्स की, ए ग्रेड जॉब्स की बात करते थे, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, आईआईटीएंस की बात करते थे। ये स्कूल में ऐसा इन्वायरमेंट था जो जब ऐसी बातें होती थी। पढ़ने में अच्छे थे हम, मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छी थी पढ़ने में, हम्म, भाई भी अच्छा था पढ़ने में। तो जब भी पीटीएम में जाते थे फादर, तो टीचर्स भी कहते थे कि इसको आप इस फील्ड में ले जाओ तो ये डॉक्टर अच्छा बनेगा या इंजीनियर अच्छा बनेगा। अच्छा, ये सिस्टर को भी ऐसा बोलते थे, भाई ओके, को भी बोलते थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फादर ने हमें ना जो फाउंडेशन था, हमारा स्कूलिंग जो था वो अच्छा कराया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम खुद इतने समझदार हुए 10th स्टैंडर्ड तक या 11th 12th में, कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो तो यू वर क्लियर, यू आर सेइंग दैट आफ्टर योर 10th यू वर क्लियर कि आपको क्या करना है लाइफ में? हाँ, हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत क्लियर था अरे कि वाह, मुझे लाइफ में क्या करना है। अच्छा, और मेरे फादर के एंड से भी ये था कि उन्हें लगता था कि अब तुम्हें जो लग रहा है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस फील्ड में तुम आगे जाओ। उनकी तरफ अच्छा, से कुछ ऐसा कंपल्सन नहीं था कि तुम्हें यही करना है। ओके। तो तो 10th के बाद तुमने क्या सोचा कि क्या करना था, करियर किस में बनाना था? एक्चुअली 10th के बाद सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि, तो हम्म, बेसिकली 10th के बाद मैं ये चाहता था कि मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर करूं, बट उस टाइम क्या था, एक तो कंपटीशन इतना था, और फिर हम जनरल कैटेगरी से थे, तो हमारे लिए आजकल, मतलब उस टाइम थोड़ा सा टफ था कि क्रैक करना एग्जाम। और 11th और 12th उस टाइम ऐसा था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल के लिए गया। फिर ये था कि जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे मतलब मैं नाम लूँ अगर, तो आकाश, फिटजी, नारायणा, जो भी प्रिपरेशन कराते थे उस टाइम आईआईटी के लिए, तो 2-2.5-3 लाख रुपए से क्लासेस नीचे थी नहीं, क्योंकि उस टाइम कोई ऑनलाइन एडटेक कंपनीज थी नहीं, तो मेजरली यही ऐसे ब्रांड्स थे दिल्ली में, या ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो प्रिपेयर कराते थे इनके लिए। तो वो उस टाइम शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या मुझे मेरी समझ से लगा कि मैं शायद पापा को फोर्स ना करूँ उन चीज़ों के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर समथिंग, एक ऐसे ट्रैक से जाऊं कि जहां से मैं, फील्ड वही रहे, बट आईटी आईआईटी से नहीं तो नॉर्मल कॉलेज से मैं बीटेक कर लूं या डिप्लोमा कर लूं। फिर मैंने दिल्ली गवर्नमेंट का एक डिप्लोमा का एग्जाम होता है, उस एग्जाम को दिया मैंने, मेरी अच्छी रैंक आई, फिर मैंने आईटी कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां मैंने 3 साल डिप्लोमा किया। और फिर जब मैं वहां पर गया, डिप्लोमा में गया, तो मैं ये देखता था कि यार सब जॉब में है, वही स्ट्रगल, मैंने अपने पेरेंट्स का भी सेम स्ट्रगल, मतलब अपने फादर का भी देखा, अपने सराउंडिंग में भी देखा कि लोग जॉब में जा रहे हैं, और उनसे उनकी बहुत बेसिक नीड्स कंप्लीट हो रही हैं। और हम दिल्ली में रहते थे, जब बाहर मैं निकला कॉलेज के लिए, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला कि लाइफ में तो और भी बहुत कुछ है जो चाहिए या रिक्वायर्ड है। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना कोई बिजनेस ट्राई करते हैं, और मेरे दिमाग में तब ये आया कि जब मैं कॉलेज में गया, तो मुझे लगा कि मुझे अब लाइफ में जॉब नहीं करनी, और मैं कुछ ना कुछ बिजनेस ही ट्राई करूंगा।
अच्छा एक बात बताओ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ मैं हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि ये जो थॉट है कि मैं बिजनेस करूंगा, जो मेरे फादर ने किया मैं वो ना करके आई विल चूज अ डिफरेंट वे, ये क्या लगता है तुम्हें कि जिस तरीके से परवरिश हो रही थी या हुई थी, वहीं से ये थॉट डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, या कॉलेज जाकर कुछ ऐसा प्रोस्पेक्टिव मिला या कुछ ऐसा एक्सपोजर मिला जहां से तुम्हारा थॉट चेंज हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कॉलेज गया ना, तो जो वहाँ पर एक्सपोजर मिला, उस एक्सपोजर से मुझे ये थॉट आया। फिर मैंने भी ये देखा कि अगर मतलब मेरे फादर जहाँ जॉब करते हैं तो दे आर डूइंग, मतलब जहाँ वो जॉब कर रहे हैं तो वो अपना एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। या कॉलेज में मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स बने जिनके फैमिली में बिजनेसेस थे और वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे थे, और तो वहाँ से थॉट प्रोसेस आया मुझे कि मुझे भी लाइफ में या मुझे भी कॉलेज के टाइम पे या कॉलेज के बाद कुछ ना कुछ बिजनेस जरूर इनिशिएट करना चाहिए। So basically, when you compare your life with other your friends और जो भी तुम्हारे आसपास लोग थे उनकी लाइफ से कंपेयर किया, then you realized and you just thought that कि नहीं अब मेरे को बिजनेस करना चाहिए। यस यस, और मुझे ऐसा लगा कि मतलब जब मतलब उस टाइम ये थॉट था कि यार मैं तो बहुत समझदार हूँ, मेरे से अच्छा, कम। तब भी ये थॉट था? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो बहुत समझदार हूँ, मेरे से कम समझदार के लोग अगर कुछ बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो कोई शॉप कर रहे हैं, चाहे कोई ऑनलाइन बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, तो यार मैं तो उनसे अच्छा ही कर सकता हूँ, मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ, ये थॉट था दिमाग में। और फिर उनसे रिलेट भी किया, और फिर मैंने अपने घर के अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल्स भी देखे कि जॉब में क्या थे, क्या चैलेंजेस थे, तो वो रिलेट करके फिर मेरे दिमाग ने डिसाइड किया कि शायद मुझे बिजनेस में ही जाना चाहिए। और फिर मैं कॉलेज में ही था, और कॉलेज के टाइम पे भी मैं ऐसा नहीं था कि सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई करता था, मैं होम ट्यूशंस भी दिया करता था। तो तो कब से स्टार्ट करिए तुमने होम ट्यूशन? बेसिकली तो मैंने जब 10th पास आउट कर लिया था उसके बाद से मैं होम ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया था। सो फ्रॉम द एज ऑफ 15? 15-16 ईयर्स मैंने होम ओके। ट्यूशंस देना स्टार्ट किया था। घर पे भी हम ट्यूशंस में बच्चों को पढ़ाते थे, मेरी सिस्टर भी 11th-12th में थी, वो भी पढ़ाती थी, तो हम सो ट्यूशंस पढ़ा अपने लेते थे। एक्सपेंस तुम हाँ, ट्यूशन मतलब से नॉट कवर? कम्प्लीटली बट या पार्शली हम अपने एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं मीट आउट कर लेते थे। ओके। और फिर कॉलेज टाइम पे जब मैं कॉलेज में था, डिप्लोमा कर रहा था, उसी टाइम फिर मैंने अपना एक फर्स्ट बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया, वो उसी टाइम मैंने और स्टार्ट क्या किया था। एज थी तुम्हारी जब तुमने पहला मतलब बिजनेस स्टार्ट किया? वो 18 ईयर्स का था मैं, आई गेस मैं 18 कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उसके लिए मुझे थोड़ा वेट भी करना पड़ा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए 18 ईयर्स की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, सो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी जिसमें 18 ईयर से छोटी एज के किसी भी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम थी या अलाउड नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स थी? तो बेसिकली तो अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले गवर्नमेंट का भी रूल है कि जो भी रजिस्ट्रेशन हैं, पैन नंबर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है, और उसके ओके। लिए आपको 18+ होना बहुत रिक्वायर्ड है। ओके। आधार कार्ड में भी आपकी एज 18+ होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन स्टार्ट और एनी काइंड ऑफ बिजनेस जो प्रॉपर बिजनेस है। नहीं, तो बेसिकली उस टाइम पे आई थिंक वैट होता होगा, वैट उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन। वैट होता था, बट तो वैट रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं था? मतलब अगर आप अगर 18+ हो तभी आप तभी ये रजिस्ट्रेशन, करा सकते हो मतलब वरना पेन नहीं? नंबर मैंडेटरी था, अगर पेन है तो देन यू कैन डू एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके। और पैन 18 से पेन पहले 18 नहीं से बन पहले बनता सकता? नहीं है। तो ओके। सो यू वेटेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स और आई हाउ गेस मेनी? आई वेटेड फॉर 2 to 3 months। जैसे ही ओके। मैं 18 का हुआ वैसे ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एंड ओके। इट वाज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसके लिए मैंने पहली बार मतलब पहला बिजनेस इनिशिएट किया अच्छा, जहाँ तो से। मुझे ये बताओ कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है? कौन सी ऐसी 3 चीजें थी जिन्होंने ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प की कि अच्छा मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है? बेसिकली उस टाइम ये था कि मैं ट्यूशंस पढ़ाता था और होम ट्यूशन दिया करता था मैं। तो उस टाइम ये था कि कोई बिजनेस के आइडियाज तो दिमाग में बहुत थे, उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था। कौन से साल की बात कर रहे हो ये आप? 2014-15, ओके। 2014-15 की बात है ये। तो फिर ये था कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, पेरेंट्स से मांग नहीं सकते क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो कोई ऐसा बिजनेस आइडिया या तो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाए या फिर बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाए। तो ये सडनली मेरे एक जहाँ मैं होम ट्यूशन जिनको देता था उन्हीं के रेफरेंस से मेरे को एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आया जहाँ पर बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट था, और वो इन्वेस्टमेंट मैं अपने एंड से मैनेज कर सकता था। ओके। तो उस इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने ये पहला बिजनेस अपना इनिशिएट किया जिसमें मैं 2.5 years में उस बिजनेस का पार्ट था।
अगेन आई एम इंटरप्टिंग यू. सो वन जो मुझे पता चला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था लो इन्वेस्टमेंट, राइट? व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट जिसने आपको एनकरेज किया ये मतलब जब मैंने उस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया किसी ने, तो मैं उनकी एक बहुत मीटिंग में गया था, तो वहां पर मुझे लगा कि एक तो वो जनरेशन बिजनेस था, मतलब उस बिजनेस में रॉयल्टी थी कि अगर एक बार मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरी जनरेशन टू जनरेशन में बिजनेस ट्रांसफर होगा। और वहाँ की जो अर्निंग्स थी उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, मुझे कहा यार यही लाइफ मुझे भी चाहिए, तो इसलिए मैंने उस बिजनेस को इनिशिएट किया था। तो so basically one is zero investment, second is earnings again, lucrative earnings, third is तुम्हें आपको ये लगा कि अगर मैं इनिशियली थोड़ी मेहनत कर दूंगा तो शायद उसके बाद मुझे ऑटोमेटिकली बूस्ट मिलता रहेगा और ये बिजनेस कंटिन्यू होता यस यस रहेगा. यस एग्जैक्टली। ओके. ओके. फिर उसके बाद तो वो मेरा फर्स्ट बिजनेस था, मैंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया एंड आई डिड वेरी वेल इन दैट बिजनेस। मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, आई वाज द यंगेस्ट, मतलब उसमें कुछ अचीवर्स होते थे, तो आई वाज द यंगेस्ट एट द एज ऑफ ओके. 18.5 आई गेस। और मैंने 10 11 12 महीने में ही उस बिजनेस में एक ऐसे लेवल को अचीव कर लिया था जिसको अचीव करने के लिए लोग सालों लगाते हैं। ओके. बट 2.5 years के अप्रॉक्स कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि मुझे उस बिजनेस मैं को। फिर आपको रोकूंगा यहाँ पे. सो आपने बोला यू वर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन दैट बिजनेस, तो आपने कुछ नंबर ऑफ मंथ्स में ही वो लेवल अचीव कर लिया जो लोग शायद कई सालों में करते हैं. यस, तो ऐसी कौन सी चीजें आपको लगी कि आपने सही करी, या आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे ट्रेट्स थे टॉप 3 कि ये 3 चीजों की वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ उस बिजनेस में? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 चीजें उस बिजनेस के लिए भी जो बहुत रिक्वायर्ड थी और जो मेरे अंदर थी, मुझे लगा कि एक तो ये था कि हमारी स्कूलिंग बहुत अच्छी थी, तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो ठीक थी, मतलब मेरी मेरी भी और मेरे सिबलिंग्स की। तो वो स्किल्स मुझे वहाँ पर बहुत ओके. काम आई। और अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक डीलिंग, मतलब उस बिजनेस के थ्रू भी सीखा मैं। और मैं जब कॉलेज में था तो हम लोग जीडीज के पार्ट थे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के पार्ट रहते थे, स्कूल टाइम पे भी रहते थे। तो फादर बहुत सोशल थे हमारे, तो हम लोग कुछ ऐसे सोशल गैदरिंग्स में भी जाते थे, तो जहाँ पर मैं पब्लिक डीलिंग में यानी कि 1 to 1 कन्वर्सेशन में लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल था। तो जब मैं नए लोगों से मिलता था उस बिजनेस के लिए और उनके साथ बिजनेस शेयर करता था, तो उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, क्योंकि समवेयर कहीं ना कहीं मैं वो एक बहुत छोटी एज से कहीं ना कहीं वो काम कर रहा था। तो मुझे उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया उस बिजनेस में एक सर्टेन लेवल को अचीव करने के लिए। सो बेसिकली पब्लिक डीलिंग, यू नो, योर पब्लिक रिलेशंस, ये फैक्टर थे जिन्होंने आपकी ग्रोथ को उस बिजनेस में ड्राइव किया. यस यस एग्जैक्टली। ओके. सो अब मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि एट अ एज ऑफ विच इज़ वेरी अर्ली, मतलब 18.5, और आपने वो सक्सेस देखी. क्या मुझे आप हमारे ऑडियंस को ये बताना चाहोगे कि क्वांटिफाई अगर करो, सो फॉर एग्जांपल 6 महीने में कितने पैसे कमाए? तो बेसिकली 6 मंथ्स नहीं, मैं अगर आपको बताऊं तो 1.5 years में मैंने उस बिजनेस से लगभग 12 to 13 lakhs रुपीज मैंने उस बिजनेस से कमाए थे। और और 2015 में, 2016 में, 15 16 16 में, में या 15 फिफ्टीन 16 में? सिक्सटीन में। और उसी बिजनेस से ही मैं इंडिया से बाहर घूमने भी गया फॉर 3 to 4 day ट्रिप टू दुबई। ओके. तो वो भी उस एज में दुबई जाना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो अच्छा, तो एक बात बताइए, एक 19 साढ़े 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का मान लेते हैं, उसके बैंक में 12 लाख रुपए हैं, व्हाट वाज द फीलिंग? मतलब उस टाइम तो दैट फीलिंग वाज वेरी अमेजिंग, मुझे ऐसा लगता था कि अब तो लाइफ में वही हो रहा है जो मुझे चाहिए। ओके. और मुझे लगा कि अब यही है जो मुझे लाइफ में आगे ले जाएगा, एंड और कुछ भी नहीं मुझे करना। ओके, तो आपको लगा कि यही सही पाथ है, जो मैंने पाथ चूज किया, यस यस ये मेरे लिए एग्जैक्टली, परफेक्ट आई पाथ वाज था. वेरी कॉन्फिडेंट कि यही सही रास्ता है और यही मुझे आगे ले जाएगा और मुझे और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इवन मेरे पेरेंट्स को भी मैंने ऐसा गाइड कर दिया था कि बस कुछ टाइम की बात है, बस अच्छा. उसके बाद चीज़ें बिल्कुल बहुत मेजर चेंज हो जाएंगी। तो आपने पेरेंट्स की बात करी, तो जैसे आपके फादर तो जॉब में थे, तो जो भी इंसान जिसने जॉब में अपना पूरे का पूरा लाइफ, मेजर पोर्शन ऑफ देयर प्रोफेशनल लाइफ स्पेंड किया है, उनको बिजनेस समझाना इज वेरी डिफिकल्ट.
और उसके लिए कन्विंस करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो क्या उनकी तरफ से वो ही वॉज वेरी हैप्पी कि इतने छोटे से टाइम में, शायद मैं ये बोलूं तो शायद इतने छोटे से टाइम में उन्होंने भी इतने पैसे ना कमाए हों, लेकिन आपने उनसे ज्यादा पैसे कमाए, छोटी सी एज थी, तो क्या रिएक्शन था? ही वॉज हैप्पी, ही वॉज कंफ्यूज, और उन्हें ऐसा तो नहीं लगा कि अरे क्या काम कर रहे हो, आर यू ऑन अ राइट पाथ और नॉट? ऐसे कुछ रिएक्शन थे? एग्जैक्टली उनके ऐसे ही रिएक्शंस थे। समवेयर वो खुश भी थे कि चलो कुछ अच्छा कर रहा है, बट मेरे फादर की मेंटालिटी स्टार्टिंग से थी कि आप एक अच्छी एजुकेशन को कंप्लीट करो, गेट अ गुड जॉब, सुबह टाइम से ऑफिस जाओ, टाइम से ऑफिस से आओ, मंथली अपनी सैलरी लो और अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो। ओके। तो जब मैं उस बिजनेस में भी था तो मेरे फादर का यही था कि मतलब ठीक है ये तो सही है, लेकिन जॉब का क्या, वो अच्छा, कब करोगे। अच्छा, ओके। वो तब भी चाहते थे कि आप वो जॉब तब भी करो? चाहते थे कि कुछ तो ऐसा जॉब, मतलब कोई जॉब करो, क्यों इस मतलब उनकी लेमन लैंग्वेज में अगर बोले तो बहुत ही मतलब कहाँ इन चक्करों में पड़े हो। अच्छा, हाँ। तो इतनी सक्सेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस पाने के बाद भी ही वाज ऑफ दैट थॉट कि नहीं, ये ठीक नहीं है, या एग्जैक्टली उनको लगता था कि जॉब इज एवरीथिंग। जॉब इज ओके। तो इस थॉट से कैसे डील होते थे? फ्रिक्शन होते थे कि नहीं नहीं, नहीं? मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि जब हम 10th पास आउट हो गए थे तो मेरे फादर का मेन एम ही यही था, मुझे लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे बच्चे समझदार होंगे तो दे कैन डिसाइड कि व्हाट दे अच्छा, सो ही हैज वांट। गिवन यू दैट फ्रीडम। फ्रीडम, मतलब वो ओके। उतनी फ्रीडम थी मुझे कि मैं जो चाह, मतलब जिस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट हो उस फील्ड में मैं जा सकता हूँ। मतलब एज सच उनके एंड से कोई प्रेशर नहीं था कि जॉब ही करो। हाँ, कभी डिस्कशन होता था या फैमिली गैदरिंग्स में या नॉर्मली अगर हम घर पे बैठे हैं, कुछ बात हो रही, तब वो कहते थे कि ठीक है ये तो सही है लेकिन जॉब कब करोगे, या जॉब करो, तुम्हारे अंदर वो स्किल्स हैं, जॉब करो, अच्छा पैसा कमाओगे, टाइम से जाओगे, लाइफ का एक वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते थे। क्योंकि बिजनेस में लेट नाइट आना, कोई स्केड्यूल नहीं होता कि हम 24/7 बिजनेस में होते हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए वो यंग एज में मैं इतना पैशनेटली उस बिजनेस में था। लेट नाइट हम मीटिंग से आते थे, काम करके आते थे, दिल्ली से बाहर में जाता था, तो उनको लगता था कि एक वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, और वो खुद जॉब में थे, प्रॉपर उनकी जॉब मेंटालिटी थी, तो वो कहते थे कि जॉब करो और वो बेस्ट है। ओके। तो अच्छा, चलो बैक टू योर सक्सेस इन योर फर्स्ट बिजनेस। तो ओके, सो वो 1 साल 1.5 साल बड़ा अच्छा भी था। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? मतलब उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैंने अच्छा किया तो 2.5 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स में उस बिजनेस में था। और 2015 में मैंने स्टार्ट किया था, और 2017 में, मतलब 17 और फर्स्ट वीक ऑफ 2018 यानी जनवरी में मैंने उस बिजनेस को ड्रॉप कर दिया। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए जहाँ पर जिन लोगों के साथ मैंने बिजनेस इनिशिएट किया था, मतलब या जिन लोगों ने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए कि मुझे उस बिजनेस को रिजाइन करना पड़ा और मुझे उस बिजनेस को छोड़ना पड़ा, और मुझे उस बिजनेस में लॉस भी हुआ। और लेकिन इतनी, मतलब पहली चीज तो पहला बिजनेस आप स्टार्ट करो उसमें ही सक्सेस मिले, इट इज वेरी रेयर, राइट? हमने जितने भी एंटरप्रेन्योर देखे हैं, आप किसी की भी लाइफ देखो, इट इज वेरी रेयर, राइट? आपको वो अपने पहले बिजनेस में सक्सेस मिला, तो ये कितना डिफिकल्ट था कि फिर उसके बाद आफ्टर 2.5 ईयर, 3 साल के बाद आपको वो बिजनेस खुद ही क्विट करना पड़ा? मतलब बेसिकली, मतलब फिर मैं वही बोलूंगा कि वही अपब्रिंगिंग वहां पर आ जाती है कि मतलब उन लोगों ने समवेयर चीट किया। चीट इज आई गेस राइट वर्ड, या और उस समय मुझे लगता है कि शायद मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था रिजाइन, मुझे इस बिजनेस को क्विट नहीं करना चाहिए था और मुझे उसे कंटिन्यू करना चाहिए था। बट उस टाइम वो एज फैक्टर भी था, और हमारी अपब्रिंगिंग भी ऐसी हुई थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत सीधे हैं, तो उन्होंने हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाई नहीं थी या हमने कभी सीखी नहीं थी। तो मैं मैनिपुलेट हो गया उन लोगों की बातों में, और चीज़ें वहाँ पर ख़राब हो गई। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, लाइफ में कुछ और देख लेंगे, बट किसी को मैं, मतलब मुझे कोई चीट कर गया ठीक है, बट मैं किसी को चीट करके और इस तरीके से चीज़ें सस्टेन नहीं कर सकता। तो मैंने उस बिज़नेस को नहीं, तो क्विट कुछ किया। ऐसी डिमांड थी उन लोगों की कि आप लोगों को चीट करो, नहीं या ऐसा बेसिकली, क्या ना ना अनकंफर्टेबल बेसिकली उन्होंने सिचुएशन मुझे थी? मैनिपुलेट करके और अपने प्रॉफिट्स के लिए मुझसे
अपने काम करा लिए थे, और जो मेरे काम का मतलब जो मेरे पार्ट की बारी हम्म। आई, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था, या हमने तो अच्छा। ऐसा कुछ नहीं किया था। ओके। और मैंने अपने एंड से भी, मैंने जो बिजनेस से कमाया वो भी मेरी इन्वेस्टमेंट थी, और मैंने अपने एंड से भी कुछ पैसे उस बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, और जिन्होंने बाद में उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, वी विल नॉट पे, ओके। और हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, और या ना हम उसके लिए स्टैंड लेते हैं। ओके। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो, अभी तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, और अभी मेरी एज भी छोटी है, हम्म। बट अगर यही 10 साल बाद होता या 12 साल बाद होता, हम्म। तो शायद मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता उन चीजों को मैनेज करना। हम्म। तो ये तो पहला पहला फेलियर तो हम फिर बोलेंगे। मैंने डिसाइड किया कि लेट्स क्विट दिस बिजनेस, और फिर कुछ सोचेंगे, प्लान करेंगे। तो ये पहला फेलियर किस एज में हुआ? 20? यू या वर आई 21? वॉज 22, 21, 22, या अच्छा, 21 21, 22। 22। तो मुझे एक बात बताओ, तो उस दिन फॉर एग्जांपल एक दिन पहले आप सुबह उठे तो यू वर डूइंग एवरीथिंग, एवरीथिंग वाज ऑसम, बिजनेस अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चला, और नेक्स्ट डे ऑल ऑफ अ सडन यू क्विट दैट बिजनेस। हाउ वाज द फीलिंग? मतलब मतलब यू वर फीलिंग कि मैं मतलब टूट गया हूँ, या यू वर फीलिंग कि ठीक है यार ये हो गया, अब मैं कर लूंगा कुछ और? यू वर हैविंग दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ? नहीं, इनिशियली जब ये चीजें मेरे साथ हुई, तो मेरी फैमिली को भी थोड़ा सा बॉदर हुआ कि ये क्या हो रहा है, इसके साथ क्यों परेशान है। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं कुछ ना कुछ और प्रोडक्टिव कर लूंगा। तो मेरे ब्रेन ने जब ये चीजें हुई, तो इनिशियली डाइजेस्ट नहीं हुआ मुझे। तो इनिशियली 1 महीना, या मैंने आई गेस 15-20 दिन, 25 दिन सिर्फ मैं घर पे रहा। मैंने हमारे यहाँ एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, मैंने सिर्फ खाया और मैं सिर्फ सोया। ओके। और मैंने थोड़ा बहुत टाइम अपनी फैमिली के साथ, वो बहुत ही मिनिमम टाइम, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता था उस टाइम पे। एक रूम में मैं खाता था, मैं सोता था, थोड़ा बहुत टीवी देख लेता था, या थोड़ा बहुत मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेता था, बस। और उन्होंने भी मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि ठीक है, थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, और ये अपने टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। ओके। तो मुझे एक बात बताइए, तो अगर कोई भी एक बिजनेसमैन कोई बिजनेस कर रहा है और वो फेल हुआ, राइट? आप क्या तीन चीजें उनको बोलेंगे कि देखिए ये तीन चीजें हैं विच इज इम्पोर्टेंट, विच आर इम्पोर्टेंट, ऐसी तीन चीजें क्या होंगी जो फेलियर को फेस करने में किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करेंगी? मतलब बेसिकली उस एज में, तो अगर उस एज के एक्सपीरियंस से बोलूँ, तो दैट वाज टू अर्ली, बट अब जब इतने बिजनेस ट्राई करने के बाद एक राइट ट्रैक मिला है, तो अब मैं कुछ ऐसी 2-3 चीजें शेयर कर सकता हूँ कि जो किसी भी बिजनेस फेलियर के बाद अगर आपको दोबारा रीस्टार्ट करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई बिजनेस फेलियर होता है, तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस फेल हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि कोई और बिजनेस आइडिया आपके पास है, या कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट उसका बहुत छोटा पोर्शन रह जाता है, तो अगर आप चाहो तो उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर लो, कि एक टाइम के बाद आप उसको स्केल अप करो, या बड़ा करो, या मल्टीपल लेवल्स पे ले जाओ। अगर आपको लग रहा है वो नहीं हो रहा, तो बैक टू द जॉब, या जैसे कहते हैं ना, बैक टू द बेसिक्स। ओके। अगर मुझे लगता है फेलियर हो, तो आप तुरंत जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जिस भी लेवल का आप जॉब करते थे या कर सकते हो, आपको वो कर लेना चाहिए। इससे ये होता है कि आप अपने आप को बिजी भी रखते हो, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होती है। अदरवाइज होता क्या है कि कोई बिजनेस का फेलियर हुआ, और आप घर बैठे हो, आपकी फैमिली परेशान है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी होती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, और फिर उस टाइम के जब आप बिजी नहीं होते, खाली रहते हो, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत ट्रैक पे चली जाती है। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बिजनेस फेलियर होता है, तो सबसे पहले या तो अगर उस बिजनेस का कोई पोर्शन बचा है, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर नहीं बचा, तो बैक टू द बेसिक्स, आपको जॉब करनी चाहिए। ओके। थोड़ा सा फिर लर्निंग मोड आपको अपना ऑन रखना चाहिए, कि आपको अब क्या करना है, आगे की आपकी क्या प्लानिंग्स सो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि पिछली बातें भूल के यू है। शुड यस, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, यस, कि आगे एग्जैक्टली। क्या आप करना है, जो हुआ वो खत्म। अच्छा, अभी आपने डिप्रेशन और एंजाइटी की बात की, डिड यू फेस इट? मतलब हाँ, लाइफ में कुछ ऐसे फेज थे जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी इन चीज़ों को थोड़ा फेस किया। ओके। बट मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे, मेरी फैमिली थी, जिसने मुझे हेल्प आउट किया, और मैं उन चीज़ों से निकला। और वो रीजंस बिजनेस ही था? और वो मेजर जो रीजंस थे, वो बिजनेस था और फाइनेंसेस थे, क्योंकि बिजनेस ओके। की वजह से ही मेरी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, या जो कंडीशन थी, समवेयर वो हाइपर, मतलब समवेयर वो जो है
चैलेंजिंग मोड में आई, और उसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में गया। मतलब अब आप खुद आइडिया लगाओ कि 18 19 20 साल का लड़का है जो 60 70 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है या 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अपनी बढ़िया से लाइफ जी रहा है। उसने अपनी कुछ चीजें प्लान कर ली, उसने ईएमआईज प्लान है या जो भी चीजें प्लान है, और नेक्स्ट डे ही उसने बिजनेस क्विट कर दिया। राइट। उसके बाद खर्चे कांस्टेंट हैं बट इनकम नहीं है। जीरो हो गई। राइट। तो वो एक महीना ऐसा था जहां मैं घर पे था, मैंने सिर्फ खाया सोया और कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं ओके। और कुछ करते हैं, मतलब घर छोड़ते हैं पहले। ओके। मतलब जो पूरे दिन घर में रहना था, खाना था, उसको ड्रॉप करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ट्यूशंस वगैरह दिया करता था, मेरे नोन में 1 2 इंस्टीट्यूट्स थे। फिर मैंने 2018 में एक अपना फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, कंप्यूटर एंड एकेडमिक्स का, जहाँ अच्छा। पर हम बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस देते थे, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों की क्लासेस होती थी। ओके। हम बच्चों को स्पोकन लैंग्वेज सिखाते थे, जहाँ पर मैं खुद पर्सनली बैठता था, और मेरा छोटा भाई पढ़ाता था, मेरे कज़न पढ़ाता था, और हमने टीचर्स हायर किए हुए थे, प्रॉपर कंप्यूटर लैब थी। तो फिर मैंने उस इंस्टीट्यूट के बिजनेस में गया, क्योंकि समवेयर हम मतलब पढ़ने में सही थे तीनों भाई बहन, और मेरे फादर भी स्कूल वगैरह कनेक्ट में थे, हम भी उसी लोकेलिटी में रहते थे। तो सेकंड जो काइंड ऑफ स्टार्टअप आप कह लो, या सेकंड बिजनेस जो मैंने फर्स्ट बिजनेस के फेलियर से निकलने में हेल्प आउट किया, वो एक इंस्टीट्यूट था, एक प्रॉपर कोचिंग क्लासेस थी, जो हमने स्टार्ट की 2018 में। तो एक बात बताओ, अभी आपने बोला कि अगर कोई फेलियर होता है तो जस्ट गो बैक टू योर बेसिक्स। सो आप और जॉब में चले जाओ वापस। तो आपने बिजनेस फेलियर फेस करने के बाद बिजनेस ही क्यों स्टार्ट किया? व्हाई नॉट जॉब? मतलब ऐसा था कि जो इंस्टीट्यूट मैंने स्टार्ट किया, वो पहले से ही मेरे नोन में किसी ने मेरी थोड़ी हेल्प लेके स्टार्ट किया था। अच्छा। और जैसे ही मेरा बिजनेस में फेलियर हुआ, वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए कि उसने मुझे बोला कि मैं इस बिजनेस को क्विट करना चाहता हूँ, अच्छा। और अगर आप देखना चाहो तो आप इस तो आप बिजनेस ले को सकते फुल हो, फ्लेज दे सकते देख सकते हो। हो। तो जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास पैसे बचे हुए थे मेरे पहले बिजनेस से, मैंने उसको इन्वेस्ट किया, और मैंने उस इंस्टीट्यूट को प्रॉपर आपने टेक ओवर किया, और टेक मैंने ओवर उसको रन करना स्टार्ट किया। ओके। ओके। तो अगर वो नहीं होता, शायद अगर वो अपॉर्चुनिटी उस टाइम मेरे पास नहीं आई तो होती, आप जॉब में वापस तो जाते? मैं डेफिनेटली जॉब में जाता। ओके। तो फिर वो आपकी सेकंड जर्नी स्टार्ट हुई? तो फिर वहां से मेरी सेकंड जर्नी स्टार्ट हुई। 2018 में मैंने फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, एंड वी वर डूइंग रियली वेल, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2019 अच्छा गया। 2020 में फिर उस बिजनेस में भी फ्लक्चुएशन आया। ओके। पहला हुआ कि कोविड के टाइम पे? कोविड से पहले ही बेसिकली हमारे लोकेलिटी में, दिल्ली में, आपको पता होगी, दिल्ली में राइट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम के। राइट। राइट। ईस्ट दिल्ली में? हाँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, राइट। तो उसकी वजह से सबसे पहले इंस्टीट्यूट और स्कूल्स को बंद करा दिया गया। ओके। तो लगभग 10 15 दिन, या आई गेस मोर देन 15 डेज वो स्कूल्स बंद थे, इंस्टीट्यूट्स बंद थे। फिर उसके बाद कोविड आ गया मार्च में, राइट। और आई गेस 20 और 21 मार्च को लॉकडाउन लग गया पहला? लॉकडाउन लग गया, राइट। और वो स्पेस रेंटेड था, स्टाफ ओके। था हमारा, सब कुछ था। ओके। और हाँ, उससे पहले हमने एक चेंज किया था कि पहले वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट था, बट उससे कुछ टाइम पहले ही हमने वहां पर एक स्टडी लाइब्रेरी इनिशिएट करी थी विद अ स्मॉल सिटी। ओके। मेरा एक फ्रेंड था जीटीबी नगर में, दिल्ली में ही, ओके। तो जो प्रॉपर स्टडी लाइब्रेरी ऑपरेट करता था। तो उसने मुझे आइडिया दिया, तो मैंने उसी इंस्टीट्यूट में ही एक छोटा सा प्रीमाइसिस में स्टडी लाइब्रेरी स्टार्ट की थी, जो कि जिसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया था उस लोकेलिटी व्हाट में। इज स्टडी लाइब्रेरी, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना बेसिकली चाहो? स्टडी लाइब्रेरी इज अ लाइब्रेरी की जहां पर हम स्टडी मटेरियल, मतलब बुक्स प्रोवाइड नहीं करते, बच्चों को एक प्रॉपर एम्बियंस मिलता है पढ़ने के लिए। लाइक एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होता है, टेबल चेयर, बच्चों को प्रॉपर हाई स्पीड वाईफाई मिलता है, न्यूज़पेपर मिलते हैं, प्रॉपर एमेनिटीज की फैसिलिटीज मिलती हैं। बच्चा आता है 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे, जिसका जो भी लेवल है स्टडीज का, या जिसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो आता है और पढ़ता है, और मंथली बेसिस पे आवर्स के हिसाब से उसकी सब्सक्रिप्शन हम उससे चार्ज करते हैं। तो ये Okay. दिल्ली में ट्रेंडिंग था, बट आजकल पैन इंडिया बहुत ट्रेंडिंग है। Okay, so students which are preparing for some exam, yes yes yes. The कोई students who are entrance? preparing for government exams, एसएससी वनडे एग्जाम, या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट और आईआईटी जेई मेंस एडवांस के लिए, या जो सीए स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली इन्हीं के आसपास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो आते जिनको हैं, घर पढ़ाई पे वो करते हैं। एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, या वो एग्जैक्टली। पीस नहीं मिल पाता, या आसपास वाले वो यस, ग्रुप मतलब नहीं वो मिल स्टडी पाता, तो इन्वायरमेंट के लिए लाइब्रेरी आते हैं, जहाँ पर 20 25 बच्चे या 100 200 बच्चे
एक साथ बैठ के पढ़ रहे होते, तो वो कैसे एम्बियंस होता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है जहाँ बच्चा लॉन्ग ड्यूरेशन बैठ करके अपनी पढ़ाई कर पाता है। सो बेसिकली आपने अपने सेकंड बिजनेस के टाइम पे ही थर्ड भी स्टार्ट कर दिया। हाँ, मतलब ये आप कह सकते हो कि उसी में ये एक इनिशिएटिव मैंने ले लिया था। हम्म, फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद वो कोविड सबसे पहले जो मेजर इम्पैक्ट था वो एजुकेशन एजुकेशन इंडस्ट्री पे। पे ही था। राइट स्कूल्स बंद, इंस्टीट्यूट्स बंद और सब कुछ ऑनलाइन चला गया। राइट। शायद हम भी कोशिश करते थे ऑनलाइन जाने के, लेकिन उस टाइम कुछ हमें लगा कि चलो 2-3 महीने में चीजें बैक टू बेसिक्स हो जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो किसी को हमने पता नहीं था कि इतना पता लंबा नहीं था कि चलेगा। इतना लंबा ड्रैग होगा, इतनी लंबी राइट। चीजें होंगी। फिर हमने उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया, फिर बट जैसे ही रीस्टार्ट हुआ वैसे ही पहले तो सब कुछ ऑनलाइन चला गया, तो वो भी हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि चैलेंजिंग। जो भी राइट। बच्चे हमारे पास क्लासेस लेते थे वो अब ऑनलाइन थोड़े लेने लगे। कुछ लोगों के पेरेंट्स डरते थे कि भाई कोविड है, बच्चों को इंस्टीट्यूट स्कूल नहीं भेजेंगे, चाहे 1-2 साल पढ़ाई के लिए ब्रेक ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। राइट। तो स्ट्रेंथ नहीं थी। अब फिर रेंट था हमारा, इलेक्ट्रिसिटी थी और स्टाफ के एक्सपेंसेस थे, वो बियर करना भी बहुत बड़ा टास्क था। हमने 2-3 महीने कुछ भी नहीं किया, बट हमने फिर भी जो फिक्स एक्सपेंस था हमारे स्पेस का वो हम पे करते रहे। फिर दोबारा से जैसे ही रीइनिशिएट हुआ उसके 1-2 महीने 3 महीने बाद दोबारा से कोविड आ गया। राइट। सेकंड लॉकडाउन भी लगा सेकंड था। लॉकडाउन आ गया, तो जैसे ही सेकंड कोविड आया उसके बाद तो जो हमारा इंस्टीट्यूट था, जो कोचिंग क्लास था, वो हमने प्रॉपर शट डाउन कर दिया। कंप्यूटर लैब हमने अच्छा। प्रॉपर बंद कर दी, ओके। क्योंकि इतने टाइम तक हम सरवाइव करना सरवाइव डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था। फिर मुझे ये लगा कि चलो अब लाइब्रेरी का जो बिजनेस है, मुझे जिसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला था बिफोर कोविड, तो उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ओके। तो कोविड के बाद भी हमने पहले उसी सेटिंग में ही उसको कंटिन्यू किया, एंड पोस्ट कोविड फिर मैंने उसको एक्सपेंड किया। मैंने लोन लिया और मैंने उस ओके। को प्रॉपर एक्सपेंड किया, उसका सिटिंग की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ाई। हम्म, और बट वो इतना स्मूथली नहीं चल रहा था बिकॉज ऑफ कोविड, अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे पेरेंट्स वर नॉट कंफर्टेबल टू सेंडिंग। पेरेंट्स वर नॉट कंफर्टेबल, एंड इवन की जो बच्चे थे वो भी अपने होम टाउन जो यहाँ रेंट पे रह के प्रिपेयर कर रहे थे, वो शिफ्ट हो गए सब थे, होम ऑनलाइन होम क्लासेस टाउन। ले रहे थे, राइट। तो वो वहां चले गए। तो उसके बाद भी वो स्मूथ नहीं चल रहा था, बट फिर भी मैंने उसको कोशिश करी चलाने की, और वो 2022 तक, 21-22 तक वो चला। और बट उस टाइम में बहुत चैलेंज फेस कर रहा था। फिर जैसे कि मैंने आपको कहा कि फिर मुझे लगा कि अब अगर इस बिजनेस को भी आगे बढ़ाना है तो एक हेल्पिंग हैंड की रिक्वायरमेंट है। ओके। अब या तो मैं कहीं से इन्वेस्टमेंट लूँ, हम्म, या मेरे आइडिया को ही समझे और मैं इसी लाइब्रेरी को कई ब्रांचेस में ओपन करूं और इसको हम्म, एक्सपेंड करूं। मैंने कोशिश भी करी 1-2 लोगों से, बट उस टाइम कोई ऐसा मुझे मिला नहीं। हम्म, फिर मैंने कुछ एडटेक कंपनीज के लिए फ्रीलांसिंग की, हम्म, अच्छा। उसी लाइब्रेरी में बैठ करके, अपने ही ऑफिस में बैठ करके मैंने कुछ ओके। एडटेक कंपनीज के लिए फ्रीलांसिंग करी। फिर मैंने उनके लिए जॉब भी किया कुछ टाइम। ओके। सो तो आप बिजनेस भी कर रहे थे और आपको जॉब यस, भी स्टार्ट इनिशियली करनी वर्क पड़ी। फ्रॉम होम था एडटेक कंपनीज का, हाँ। तो वो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हाँ। क्योंकि मैं एक उसी फील्ड से जुड़ा हुआ था। हम्म, तो बेसिकली काइंड ऑफ काउंसलिंग का काम था, तो मैंने वो वहीं ऑफिस से बैठ के स्टार्ट किया। और जब थोड़ा कोविड नॉर्मल हुआ तो उन्होंने ऑफिस भी बुलाना स्टार्ट किया, तो मैं कुछ टाइम ऑफिस भी जाके काम किया। और वो मेरा एडटेक कंपनी वाज माय फर्स्ट जॉब, जहाँ पर मैंने पहली बार पहली काम बार हमने किया। जॉब। सो बेसिकली तो बिजनेस ने आपको इस लेवल पे भी पुश किया कि आपको जॉब ज्वाइन करनी ही पड़ी। करनी ही पड़े, एग्जैक्टली, क्योंकि उस बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, या आप कह सकते हो कि किसी उसी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मुझे जो पैसे चाहिए थे, जो वो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए थी, तो मैंने वो कहा आपको कि वो सोर्स ऑफ इनकम जॉब ने दिया। जॉब नहीं दी, तो मैं जॉब ओके। में गया। फिर मैंने कुछ मार्केट प्लेस कंपनीज के लिए भी काम किया। हम्म, बट जब मैं जॉब में था, जब एडटेक में था गया मैं, जब मैंने जॉब ज्वाइन की, तब तो मेरा एम था कि मैं कुछ अपने करंट बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट, कुछ सेविंग्स ऐड ऑन कर पाऊं इसके लिए। लेकिन जब मैंने एडटेक छोड़ करके लाइब्रेरी बिजनेस के लिए लाइब्रेरी, बेसिकली यू वांटेड टू एक्सपैंड लाइब्रेरी यस बिजनेस। एग्जैक्टली, द लाइब्रेरी बिजनेस। और उसके बाद जब मैंने जॉब में गया, तो फिर जो मार्केट प्लेस का बिजनेस था, मतलब जॉब थी, सॉरी, वो मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि वहां पर मुझे कई सारे बिजनेसेस को एक्सप्लोर करने का मौका ओके। मिले। आप थोड़ा एलैबोरेट करोगे कैसे? बेसिकली मैंने जो जॉब ज्वाइन की थी वो मैंने इंडिया मार्ट, एक कंपनी है जो ओके। मार्केट प्लेस कंपनी है, जहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स के लोग जुड़े होते हैं। ओके। तो सो B2B प्लेटफॉर्म है यस, ये। बेसिकली इट्स अ बी टू बी प्लेटफॉर्म। हम्म,
तो मैंने वहां पर अपनी जॉब स्टार्ट की, जहां पर मुझे कई सारे बिजनेसेस को बहुत ही पास से देखने का मौका मिला। तो आपने एडुकॉम को कैसे छोड़ा? पहले आप वहां पे जॉब कर मतलब रहे मैंने थे। एडटेक में जॉब कर रहा था, बट वो गुड़गांव बुलाने लगे पोस्ट कोविड। ऑफिस जब अच्छा। ओपन हो गए, नोएडा बुलाने अच्छा। लगे। ओके। तो मेरे लिए डिस्टेंस ट्रेवल करना दिल्ली से बहुत चैलेंजिंग रहा। ओके। और फिर मैंने लाइब्रेरी बिजनेस को भी देखा कि मैं इसे एक लेवल तक ही एक्सपेंड कर सकता हूँ, और इसकी जो पर लोकेशन बेसिकली, बेसिकली, एक और लोकेशन में एक लिमिट तक ही एक लिमिट तक सिटिंग। की। और दूसरा, इसकी जो इनकम थी उसकी भी समवेयर एक कैप थी, कि ओके। मतलब एक लोकेशन पे या एक लाइब्रेरी इतना ही आपको हम्म। अर्न करके दे सकती है। तो मेरे दिमाग में ये था कि आपको एक ऐसा बिजनेस मिले जिसको मैं एक बहुत बड़े लेवल पे कर सकूं, एक्सपेंड कर सकूं। तो मैंने इंडिया मार्ट बेसिकली इसीलिए ज्वाइन किया था कि बहुत सारे जो बिजनेसेस सो हैं दैट उनको आप मुझे बाकी बिजनेसेस को समझ सको। समझ सकूं, पास से देखने का मौका मिले कि राइट। क्या है, किस तरीके से करते हैं। राइट। तो फिर मैंने इंडिया मार्ट में जॉब किया अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 months। हम्म। और उन 11 मंथ्स में मैंने, जो मेरी लाइब्रेरी की एक ब्रांच थी, एक से सेकंड ब्रांच भी मैंने ओपन करी उस लाइब्रेरी की। और फिर उसी जॉब के थ्रू मैं क्लोथिंग ब्रांड से रिलेट हुआ, मतलब उस ब्रांड का अकाउंट बेसिकली मैं देखता बेसिकली था। आप देखते थे। और बाद में मेरी उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, तो फिर मैं उसी ब्रांड के साथ, क्लोथिंग ब्रांड के साथ फ्रेंचाइजी बिजनेस में आया। ओके। जहां से फिर हमने उस ब्रांड की पहली फ्रेंचाइजी दिल्ली में स्टार्ट की। हम्म। और अभी हमने मतलब सेकंड स्टोर भी ओपन किया हमने उस ब्रांड का दिल्ली में। तो राइट नाउ अभी हमने फिर लाइब्रेरी की थर्ड ब्रांच भी एक पार्टनरशिप के साथ ओपन ओपन करी, करिए, सो थर्ड बेसिकली ब्रांच। आपके दोनों बिजनेस पैरेलली यस, रन यस, हो यस। रहे हैं। एक मेरी मतलब एक एजुकेशन बिजनेस है जहां पर मैं स्टडी लाइब्रेरीज हम्म। रन करता हूँ, और साथ में मैं एक फ्रेंचाइजी बिजनेस में हूँ, एक क्लोथिंग ब्रांड की। ओके। तो अभी तो ये दोनों चल रहा है, और दोनों ही ठीक चल रहे हैं। ठीक चल रहे हैं। ओके। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी जो इतनी जर्नी थी, सो लाइक आई थिंक अराउंड 10-12 years, राइट? और 10-12 years की जो जर्नी में, सो व्हाट यू लर्न अबाउट लाइफ, कि इतने आपने पहले बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छा सक्सेस देखी, फिर उसको क्विट करना पड़ा, फिर दूसरा स्टार्ट किया, उसमें सक्सेस नहीं देखी, फिर जॉब करनी पड़ी अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, फिर उसके बाद वो बिजनेस सस्टेन हुआ, उसने आपने उनकी ब्रांचेस ओपन करी, फिर एक नए बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस में आप एंटर हुए। सो इट्स अ वास्ट एक्सपीरियंस विच यू आर कैरिंग विद योर सेल्फ, राइट? तो 10 साल के इस एक्सपीरियंस में, सो व्हाट यू, सो मैं प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली भी नहीं, प्रोफेशनली भी, लाइफ के बारे में मतलब क्या लगा, क्या सीखा? मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन आते हैं ना, तो लाइफ ही आपको उस सिनेरियो में ले जाती है, और लाइफ ही आपको सिनेरियो से निकालती है। ओके। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी ने गलत किया, अगर मेरे साथ किसी भी फेस पे कुछ गलत हुआ, तो हेल्पिंग हैंड्स भी थे हम्म। जिन्होंने मुझे उस प्रॉब्लम से निकाला। ओके। चाहे वो मेरी फैमिली थी, चाहे वो मेरे बहुत अच्छे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे कई सिचुएशंस में मुझे हेल्प आउट किया। हम्म। और कुछ ऐसे भी था कि मैं काम करता रहा, मुझे कुछ ऐसे अच्छे लोग मिले हम्म। जिन्होंने कुछ आइडियाज शेयर करे, शायद वो मेरी लाइफ में काम आए, या वो हम्म। मेरे बिजनेस में काम आए, या मेरी पर्सनल लाइफ में काम हम्म। आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज अ कांस्टेंट जर्नी, जहां पर अप्स एंड डाउन जरूर आते हैं। हम्म। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हो, और आपको लग रहा है कि आप ठीक कर रहे हो, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, हम्म। तो लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, स्मूथ चलेगी। हम्म। और लाइफ में आप जरूर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, हेल्दी और अच्छा करें। सो आपकी ये जो प्रोफेशनल जर्नी है, ये आपकी स्टोरी सुनने के बाद मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं कि हर इंसान ऊंचा उड़ सकता है, हर वो इंसान ऊंचा उड़ सकता है जिसे गिरने से डर नहीं लगता। तो आई थिंक ये लाइन आपकी लाइफ को बिल्कुल सूट करती है कि एग्जैक्टली, स्काई इज अ लिमिट, राइट? ये एग्जैक्टली, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऊंचा उड़ो। और फेलियर कैन बी अ फेज, राइट? इट कैन बी अ इंसिडेंस, इट कैन बी अ एक्सीडेंट, राइट? लेकिन वो आपकी लाइफ नहीं हो सकता। आपकी लाइफ एक फेलियर से बहुत बड़ी है। तो एक फेलियर अगर आपकी लाइफ
उस फेलियर के बाद रुक जाए, तो इसका मतलब समझिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि फेलियर आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन लाइफ को एंड नहीं कर सकता। तो फेलियर को करेज के साथ फेस करना चाहिए, और जैसे रवि ने कहा कि पीछे की बातें भूल के जस्ट मूव फॉरवर्ड, आगे का सोचो कि एक फेलियर हुआ, इट इज डन, राइट? नाउ वी शुड थिंक दैट अब आगे हमें क्या करना है। ओके रवि, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, यस यस राइट? यस सो अगर मैं ये पूछूं कि यू आर वेरी यंग, और तो हाउज व्हाट यू थिंक अबाउट स्पिरिचुअल कनेक्ट, गॉड, भगवान, पूजा, रिलीजन, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? बेसिकली मैं मतलब वर्ड आप कुछ भी ले लो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आ, हमारे घर में तो स्टार्टिंग से ही ये जो स्पिरिचुअल या कह सकते हैं रिलीजियस इन्वायरमेंट स्टार्टिंग से ही सो था। यू बिलोंग टू अ हिंदू फैमिली, या राइट? बेसिकली तो थोड़ा सा मुझे हमें बैकग्राउंड यस, बताइए कि सो बेसिकली कैसे है आई पूजा पाठ? बिलोंग टू अ बेसिकली प्रॉपर क्षत्रिय हिंदू फैमिली, और हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग से ही प्रॉपर पूजा पाठ तीनों, मतलब हमारे यहाँ 2-3 बार पूजा होती है, मॉर्निंग में होती है, शाम ओके। को हुई, फिर फादर आते हैं तो दोबारा करते हैं। और जब हम बड़े हो रहे थे, मुझे छोटे का बचपन का नहीं याद इतना, बट जब हम बड़े हो रहे थे तो मेरे फादर बहुत रिलीजियस हो गए थे। ओके। मतलब मॉर्निंग में वो 5 बजे उठना, प्रॉपर मंदिर जाना, मंदिर की आरती में शामिल होना, फिर संडे को भी उनके यहाँ मंदिर में कुछ शिव जी का कुछ पाठ चलता था, शाम को वहाँ जाना। हमारी लोकेलिटी में जो भी रिलीजियस गैदरिंग या जो भी फंक्शंस होते थे, चाहे वो राम कथा हो या जागरण हो या जो भी मतलब भगवान के लिए जो भी चीज़ें होती थी, उसमें उनका प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट रहता था। और उसी एज में मुझे आज भी याद है, शायद मैं 4th-5th क्लास में था, डेली शाम को मेरे मेरे फादर, मेरी मदर मुझे बोलती थी, और हम तीनों भाई बहनों को बोलती थी कि आप रामायण का पाठ पढ़ो करो। अच्छा। तो ओके। हम मुझे आज भी याद है, शायद 8th स्टैंडर्ड तक या 9th क्लास तक मैंने वो फॉलो किया रामायण होगा। का पाठ करा आपने? मैंने हर दिन शाम को हम 5-6 बजे ओके। पूजा करते थे, और रामायण के 16 दोहे वो कहते थे। अच्छा। शायद वो 7-8 पेज कह लो, एग्जैक्टली नहीं मुझे याद, बट वो 7-8 दोहे, 7-8 ओ सॉरी 16 दोहे, और जितने भी पेजेस में वो दोहे होते थे, तो वो दोहे हम जरूर पढ़ते थे। पहले मैं पढ़ता था, मेरी सिस्टर पढ़ती थी, फिर जब भाई थोड़ा बड़ा हुआ उसने भी पढ़ना स्टार्ट किया। ओके। तो इसीलिए आज भी मतलब हमें अगर कहीं रामायण होती है, कोई पाठ होता है, तो हम वो लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तीनों भाई बहन। ओके। मतलब हम तो उसको, उस टाइम पे वो समझ आता था कि नहीं, सिर्फ एक रीडिंग होती थी? मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि, मतलब उस टाइम पर भी और आज भी मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है पूजा पाठ, भगवान से कनेक्ट रखना सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपन सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए, आपको अपनी फैमिली के लिए, या जो भी आपके आसपास लोग हैं या जो आपसे कनेक्ट हैं, अगर आप उनके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाते हो, उनके लिए कुछ कर पाते हो, तो वही सब कुछ है। और लोग आज के टाइम पे क्या हो गया है कि पूजा पाठ और इन चीज़ों में, डोनेशंस में इतना बिलीव करने लग गए हैं, और उन्हें अपने पेरेंट्स का नहीं पता, उन्हें अपने भाई बहनों का नहीं पता, और उन्हें अपने नियर एंड डियर वंस का नहीं पता, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे आस पड़ोसी नेबर्स हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ हो, अगर आप आसपास सबके लिए स्टैंड कर पा रहे हो किसी भी तरीके से, किसी भी मोड में, तो मुझे लगता है कि वही सही, मतलब कह सकते हो कि वही सही भक्ति है या भगवान के लिए एक कंट्रीब्यूशन है। मतलब मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है। अच्छा, व्हाट इज योर थॉट ऑन डिफरेंट रिलीजन? कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तो कुछ थॉट्स जैसे ऐसे भी आते हैं कि, मतलब आई डोंट नो, बिकॉज मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि सी गॉड इज लाइक अ, अब आप क्या बोलो, एक फादर है, राइट? उनके 4 बच्चे हैं, एग्जैक्टली। राइट? अब एक बच्चा उनको भगवान कह रहा है, एक, या अब बिल्कुल लिटरली टर्म में ले लो, एक पापा कह रहा है, एक डैड कह रहा है, एक पिताजी कह रहा है, एक अब्बू कह रहा है, लेकिन नाम अलग है, बट वो है एक ही। सो इसी तरीके से, मतलब मैं अपना बिलीव शेयर कर रहा था। सो मुझे ऐसे लगता है कि बट हम इसी झगड़े में फंसे हुए हैं कि जो पिताजी हैं वो डैड से ज्यादा बड़े हैं, जो डैड हैं वो शायद अब्बू से छोटे हैं। सो
ये हमारी स्टुपिडिटी है, आई थिंक सो, राइट? बट व्हाट यू थिंक अबाउट दीज डिफरेंट रिलीजन्स? और दुनिया में अगर आप देखो, आई एम श्योर यू आर अवेयर, धार्मिक कितने झगड़े हैं, एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। उसके बाद और हमारी तो लोकेलिटी में भी कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, तो आई एम वेरी मच हाँ, तो अवेयर ऑफ एक दिस। प्लेस को बोलते हैं ये ज्यादा प्योर है, हम्म। दूसरा प्लेस कम प्योर है, इसके झगड़े हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि ये जो डिफरेंट धर्म है, रिलीजन है, डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स हैं, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज बिलीव्स? मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली जैसे अभी आपने बोला कि वो लोगों ने अपने हिसाब से, और इनिशियली कुछ लोगों ने अपने, चाहे पॉलिटिकल बेनिफिट्स रहे हों, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट रहे हों, उनकी वजह से इन चीज़ों को इतना एलैबोरेट किया। और आपको पता है हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, उसकी वजह से कई लोग अपने काम बना रहे हैं, और इतनी पॉपुलेशन है कि लोग उनको मान भी रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पर्सनल है कि मैंने कभी मतलब इतना सोचा नहीं इन बारे में, और मैं हर जगह कंफर्टेबल हूँ जाने में। मैं मंदिर भी गया हूँ, जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं चर्च भी गया हूँ, मैं मस्जिद में भी तो गया आपको हूँ। सेम वाइब्स आती हैं हर जगह से? मुझे तो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ से सेम ही वाइब आती है। ओके। और मतलब गुरुद्वारे, ओ सॉरी, चर्च और मस्जिद तो मैं बहुत कम गया हूँ। लेकिन अगर मैं गुरुद्वारे और मंदिर जाता हूँ, तो मुझे, जैसे मैंने पहले कहा, कि मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा फील होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्रेन को, मेरे दिमाग को बहुत शांति मिलती है। सो आपको कोई डिफरेंस नहीं नजर आता? मतलब मुझे लगता है लोगों ने डिफरेंस बना रखे हैं। अब चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज कह लो, या कुछ ऐसे लोग जिनको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, उन लोगों ने डिफरेंसेस बना रखे हैं। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ऐसा कुछ डिफरेंस है। मेरे हर रिलीजन में मेरे फ्रेंड्स भी हैं। ओके। और इवन मैंने उन कई लोगों के साथ काम भी किया है, और आज भी मैं कर रहा हूँ, तो मुझे कोई चैलेंज फेस नहीं होता। Okay. So, Ravi, in our last section, we just want to know what do you think? Because you are just 28, 29. तो professionally, from a business perspective, क्या आप देखते हो कि आने वाले 4-5 years में व्हाट्स योर प्लान? और आपकी एज के जो लोग हैं जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हैं, या कोई सोच रहे हैं कि हमें कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, क्या एडवाइस आप दोगे उनको कि ये 3 चीज़ें आप ज़रूर अपने अंदर इम्बाइब कीजिए और इनको फॉलो कीजिए, और ये जो 3 चीज़ें हैं इससे आप दूर रहिए, सो दैट यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स? बेसिकली अगर पहले मैं अपनी बात करूं, तो मेरा जैसे भी लाइब्रेरी बिजनेस है, तो मैं अभी तो उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की प्लानिंग्स हैं। और जो मैंने भी बताया आपको कि मैं एक ब्रांड के साथ भी एसोसिएट हूँ, जहाँ पर मैं फ्रेंचाइजी बिजनेस में हूँ। तो अभी उस ब्रांड के साथ भी मेरे फ्रेंचाइजी को लेकर कुछ अच्छे प्लान्स है कमिंग ईयर्स में। तो अभी इन्हीं दोनों बिजनेसेस में मेरा फुल फोकस है, और इन्हीं को लेकर के मैं अपनी लाइफ को भी आगे ले जाऊंगा और इस बिजनेस को भी आगे ले जाऊंगा। ओके। और अगर मैं बोलूँ कि मैं इस एज में अगर मुझे किसी को एडवाइस करनी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बिजनेस को ट्राई करने से पहले या प्लान करने से पहले जो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपने मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उस बिजनेस का कभी पार्ट रहे हो, तो आपको उस बिजनेस को इनिशिएट करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 5-6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, साल भर किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, किसी फर्म में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम जरूर करना चाहिए। ओके। और देन यू कैन डिसाइड कि ये बिजनेस मेरे लिए बना है या नहीं बना है। आप आजकल सोशल मीडिया पे पढ़ के लोग स्टार्ट कर लेते हैं, या देख करके स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस का होना, या आप जब उसमें इन्वॉल्व होकर के जो सीखते हो, ग्रैब करते हो, वो आपको आगे ले जाती है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आप कैलकुलेटिव रिस्क लो, कि मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास है, या जिस भी तरीके से आप प्लान कर रहे हो, अगर नहीं चलता तो व्हाट्स नेक्स्ट। ओके। मतलब ऐसा ना हो कि आपने अपनी जो भी सेविंग्स थी, आपके जो भी एसेट्स थे, सब कुछ आपने अपने बिजनेस में लगा दिए।
सो रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड। और जो रिस्क है वो हमेशा कैलकुलेटिव होना चाहिए कि इस पॉइंट पे अगर मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ तो मेरे जो डेली एक्सपेंसेस हैं, मेरी फैमिली है, वो सफर ना करे, नहीं करनी चाहिए। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बिजनेस में अगर ग्रोथ आती है तो उनको लगता है कि अब तो ये ऑटो पायलट मोड पे राइट। चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सो कि कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स। कंसिस्टेंसी इन वर्क एथिक्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके वर्क के डिसिप्लिन हैं या एथिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि लोग ऑफिस नहीं जाते और लोग अपने बिजनेस को टाइम कम देना शुरू कर देते हैं, वो स्टाफ के सहारे अपने बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि उस केस में फिर ये होता है कि आपको जो बिजनेस है वो सफर करना स्टार्ट कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये जो तीन चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो किसी भी इंडिविजुअल को जो मेरी एज का है बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या प्लान करना चाहता है तो इस तरीके से वो प्लान कर सकता है। और मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट भी बहुत पॉलिसीज लेके आ रही है, बहुत डिजिटल इंडिया भी प्रमोट है इंडिया में, ई कॉमर्स बिजनेस भी बहुत हाइप है, मतलब मार्केट में बहुत ऑप्शन है, आप कर सकते हो। लेकिन कुछ भी करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उस बिजनेस के अंदर जाके सीखो या उसके साथ एसोसिएट होकर सीखो, मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी भी तरीके से पहले आप उसको जानो, सीखो, देन ओनली यू शुड स्टार्ट। Okay. So on this, Ravi, Thank thank you you so so much. much for coming. And I think हमने आपके लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा। हाउ बिजनेस वर्क, फेलियर्स को कैसे फेस करना है, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी बिलीव्स को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है विद द करंट सिचुएशन, और फैमिली की रिलेशंस की क्या इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सब आज हमने सीखा। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, शेयरिंग योर लाइफ विद अस। सो रवि, एक फनी सा सेक्शन है, रैपिड फायर। तो मैं कुछ डिफरेंट फ्रॉम द लीग, मतलब बिजनेस से अलग, लाइफ से अलग, कुछ फनी क्वेश्चन पूछूंगा आपको, क्विक आंसर देना है। ऑलराइट, ठीक है? सो पहले, आर यू रेडी? यस यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो फॉर एग्जांपल एक आइलैंड में तुम फंस गए हो, कौन सी एक्ट्रेस के साथ फंसना चाहोगे? ऐसा तो कभी सोचा नहीं मैंने व्हाट डू लेकिन यू मीन बाय सोचा नहीं? ऐसा तो कभी सोचा नहीं मैंने, लेकिन फिर भी किसी की भी एक्ट्रेस के साथ फंस जाएंगे। यार ये नहीं ना, कोई एक एक्ट्रेस, इतने भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। इतने भी ऑप्शंस नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धा कपूर। यू आर ब्लशिंग। अच्छा, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो तुम रणबीर सिंह से लेना चाहोगे और अपनी एक क्वालिटी रणबीर सिंह को देना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका एनर्जी लेवल है वो मैं लेना चाहूंगा। ओके, और नहीं ले पाओगे। नहीं ठीक है, आपने पूछा तो मैं आंसर कर रहा हूँ उसका, और मैं अपनी एक क्वालिटी उसको देना चाहूंगा। मतलब हाइट थोड़ी सी कम है आई गेस उसकी, तो मेरी हाइट ले सकता है। ओ। सो अपनी पहली डेट पे, सो अपनी गर्लफ्रेंड को कहाँ लेके गए थे? मैं अपनी पहली डेट पे मूवी, कौन सी मूवी थी? मूवी नहीं याद, राजनीति या आरक्षण आई गेस। गर्लफ्रेंड का नाम याद है? नाम याद। मैं 3 एक्ट्रेस के नाम लूंगा, तो किसके साथ आप हुकअप करना चाहोगे, किसके साथ मैं शादी करना चाहोगे, और किसके साथ किसको डेट करना चाहोगे? दीपिका पादुकोण। ये तीनों ऑप्शंस दो ना पहले आप, ये वन बाय वन। अच्छा, तीनों ऑप्शन दूं या एक, 3 बोलूंगा, एक को हुकअप, डेट या मैरी, देन दूसरा, फिर तीसरा। अच्छा, तीनों एक साथ देता हूँ। ओके, तीनों एक कट कर देना, तीनों। सो द एक्ट्रेसेस आर दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर योर फेवरेट, थर्ड इज प्रियंका चोपड़ा। हुकअप दीपिका, डेट प्रियंका, एंड मैरी श्रद्धा कपूर। Shraddha. So, so all the viewers, so this was Mr. Ravi Singh, और आई एम श्योर उनकी लाइफ एक्सपीरियंस से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। और वॉट एवर वी आर डूइंग, आई थिंक जो भी हम कर रहे हैं कुछ भी गलत नहीं है टिल द टाइम वी आर पुटिंग आर 100%। किसी भी चीज में कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट हैव दैट करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ, राइट? आप अपना 100% एफर्ट दीजिए, यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर। सो ऑन दिस आई एम जस्ट एंडिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर following us and seeing our podcast.
वी विल डेफिनेटली और भी इंडिविजुअल्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स के पॉडकास्ट आपके साथ शेयर करेंगे जो जिनको हम जानते नहीं, लेकिन जब हम उनकी जर्नी को देखेंगे तो हमें लगेगा दीज आर ऑल ऑफ देम आर हीरोज। थैंक यू सो मच, बाय।